रामगढ़ में कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुद्धि यज्ञ के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय ने नगरपालिका तक जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं में भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि बीते 8 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कार्यक्रम किया था। खड़गे के कार्यक्रम से लौटने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान की सफाई कर वहां शुद्धि यज्ञ किया। आपको बता दें कि पहले कांग्रेस का नगरपालिका परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन बारिश के चलते इसे जुलूस और प्रदर्शन में तब्दील कर दिया गया। जो वहां पर यज्ञ हवन करके छुआछूत से प्रेरित होके जो वहां पे इन्होंने हवन किया गया वहां पर, और साफ उसको धुलवाया गया और साफ सुथरा किया गया, ये हमारे लिए जो है बहुत निंदनीय बात है कि उन्होंने इस अभी आज भी देश में इस समय जो है ये छुआछूत की जो है प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया है, जो कि गलत है बिल्कुल। और चंपावत के टनकपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर खिलाड़ियों का जोश देखने को मिला है। स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी स्पोर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों धावकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। खेल निदेशालय उत्तराखंड के सौजन्य से आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ टनकपुर कोतवाल चेतन रावत और उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया है। प्रतियोगिता में अंडर 14 और सीनियर वर्ग के बालक बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 14 बालक वर्ग में मोहित कुमार और बालिका वर्ग में सीमा बोहरा ने प्रथम स्थान हासिल किया। सीनियर बालक वर्ग में सौरभ और बालिका वर्ग में अंशिका विजेता रही। आयोजन में खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना के साथ प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। चंपावत से जानकारी हम आपको साझा करें, जहां पर खिलाड़ियों का जो उत्साह है वो यहां देखने को मिला है। बता दें सैकड़ों धावकों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने जोश और खेल भावना को यहां पर दिखाया है। अलग अलग वर्गों में खिलाड़ियों ने पदक भी जीते हैं। राज्य स्तरीय आंदोलनकारी संयुक्त राज्यमंच में लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। मंच ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए घोषित 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी पात्र आंदोलनकारियों को देने की मांग की है। मंच का आरोप है कि कई आंदोलनकारी आज भी नियुक्ति संतुति और चिन्हीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। खास तौर पर वर्ष 2021 से लंबित चिन्हीकरण के मामलों का निस्तारण नहीं होने पर सवाल उठाए गए हैं। मंच ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए ठोस और लिखित कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी गई है कि तय अवधि में समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनकारी लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीके से आंदोलन तेज करेंगे। दो 2012 से पहले वालों की, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे थे, जो जितने भी आंदोलनकारी थे वो उस समय मतलब प्रतियोगी परीक्षा की उम्र रखते थे, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे लगातार। मैं खुद 10 मेंस लिख चुका हूँ, पीसीएस लिख चुका हूँ, फॉरेस्ट रेंजर लिख चुका हूँ, सचिवालय लिख चुका हूँ, बहुत सारे नायब तहसीलदार लिख चुका हूँ, लेकिन क्योंकि इन्होंने 10% पर रोक लगा रखी थी, अध्याचन खत्म कर रखे थे, इसलिए उसका लाभ नहीं मिल पाया हम लोग। चंपावत के टनकपुर में क्षेत्र में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली विकास योजनाओं को अब रफ्तार देने की तैयारी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने पूर्णागिरी तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। बैठक में शारदा कॉरिडोर, आईएसबीटी, रोपवे, बाढ़ सुरक्षा, एसडीपी, ड्रेनेज, कूड़ा निस्तारण और गैस पाइपलाइन समेत कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बाढ़ सुरक्षा कार्यों में देरी पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं रोपवे परियोजना के करीब 65% सिविल लोअर वर्क पूरा होने की जानकारी दी। अब टनकपुर के विकास योजनाओं की हर शुक्रवार समीक्षा होगी और सभी संस्थानों को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। तो टनकपुर में विकास योजनाओं को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। डीएम ने अधिकारियों को सख्त यहां पर निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें शारदा कॉरिडोर, रोपवे और आईएसबीटी की समीक्षा भी यहां पर की गई है। बाढ़ सुरक्षा कार्यों में देरी को लेकर भी डीएम ने नाराजगी व्यक्त की है। अब हर शुक्रवार को विकास कार्यों की समीक्षा होगी।
जो निर्देश दिशा निर्देश है वो दिए जाते हैं। साथ ही जो कठिनाइयाँ हैं एग्जीक्यूशन में उसके बारे में भी चर्चा की जाती है। तो उसके संबंध में आज यहाँ पर बैठक की गई, जिसमें जो हमारी कुकिंग गैस है उसमें गैसोनेट, एपीजे कलाम जो हमारी यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज है उसमें भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव, सर्किट हाउस के प्रगति, इसके साथ साथ कूड़ा निस्तारण के लिए वन भूमि जो है आपका ट्रांसफ़र का केस का स्थिति, यूयूएसडीए से पेयजल का कार्य है वो साल। देहरादून समेत उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने 14 से 17 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। वहीं जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रशासन ने लोगों से मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने की भी अपील की है। बता दें कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर देखिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम का मिजाज बदलने से काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश भी हो रही है। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि जो बाढ़ क्षेत्र एरिया हैं वो वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं। बता दें 14 से 17 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली जिले के मायापुर पीपलकोटी स्थित टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में मलबा और पानी भरने की घटना के बाद जिला प्रशासन ने रात भर राहत एवं बचाव कार्य जारी रखा। जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू अभियान की निगरानी कर रहे हैं। टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के टीआरटी टनल की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है। टनल के लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्से में भूधसाव के कारण मलबा और पानी आने की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके चलते टनल में कार्यरत कुछ लोग अंदर फंस गए हैं। संसद का मॉनसून सत्र गुरुवार को हंगामे और लगातार व्यवधान के बीच समाप्त हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद की कार्यवाही को लेकर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा की दृष्टि से देखें तो विपक्ष ने चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन की कार्यवाही को बाधित करने का काम किया। बंसल ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सदन से भागता हुआ नजर आया और लगातार कार्यवाही में व्यवधान पैदा करता रहा। और इसके कारण ये बात बिल्कुल सही है कि देश के नागरिकों को जिन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए थे, क्योंकि 0 आवर और प्रश्नों का जो 1-1 घंटा रहता है, वो पूरे देश भर के सांसद अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उसमें उठाते हैं, मंत्री से उसका जवाब मांगते हैं, सरकार से जवाब मांगते हैं। और इसके कारण ये बात बिल्कुल सही है कि देश के नागरिकों को जिन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए थे, क्योंकि 0 आवर और प्रश्नों का जो 1-1 घंटा। देहरादून के रायवाला से खबर है, जहां मोतीचूर फ्लाईओवर पर थार चालक की दबंगी देखने को मिली है। थार चालक ने कथित तौर पर बस चालक को टक्कर मारी है। बस चालक घायल हो गया है, अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। बस और थार की टक्कर के बाद दोनों में विवाद हो गया था। घटना के बाद थार चालक वाहन समेत मौके से फरार है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायवाला थाने में आरोपी थार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून से जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं, जहां पर एक वीडियो सामने आया। बस चालक फिलहाल घायल है, उसका अस्पताल में इलाज जारी है। रामनगर में टांडा चौराहे पर स्थित सिंचाई नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नहर में शव मिलने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण और स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद पुलिस टीम भी पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला गया। शव काफी सड़ी गली अवस्था में था, जिसके चलते उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चौकी पुलिस आई है, मौके पर देखा डेड बॉडी पूरी फूल चुकी थी, फंसी हुई थी पुलिया के अंदर। उसके लिए इधर उधर फ़ोन किए गए हैं, सूचना दी गई है। शिनाख्त करने के लिए कुछ लोग आए भी थे, मगर पहचानने में नहीं आ पा रही है वो। हाँ, डेड बॉडी जो है अभी सील करके पुलिस ले गई है। हरिद्वार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायकों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। जिला प्रशासन की बैठक में विधायकों ने एक वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाने और फर्जी आईडी से आपत्तियां दर्ज कराने का आरोप लगाया। उन्होंने फर्जी दस्तावेजों से आपत्ति दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई की मांग की। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने फॉर्म 7 में पारदर्शिता और वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने की मांग की है। एडीएम जितेंद्र कुमार ने प्रशासन की ओर से प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट की है। रिकग्नाइज पार्टीज के सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद थे। हमने उसमें ये मैनुअल ऑन इलेक्टोरल रोल्स को कोट किया और हमने इसके शब्द से पालन करने के लिए यहाँ पर अपनी बात रखी। हमने इसमें एक बात रखी कि जो बल्क में एक आदमी किसी साइबर सेंटर पर बैठा और उसने एकदम 25, 30, 50 लोगों के नाम की शिकायत फॉर्म 7 सबमिट कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। जो इसमें मैनुअल है वो सिर्फ ये कहता है कि वो फॉर्म नंबर 7 और 10 आ रहे हैं, उसके संबंध में मुलाकात थी और मीटिंग भी थी एसआईआर को लेकर के। आज उसी में अपनी बात रखकर चले हैं कि भाई कोई थोक भाव में वो फार्म जमा ना करे। ऐसे भी किसी भी वोट काटे जाते हैं। हाँ, सब कुछ संभव है, बीजेपी का राज है, सब कुछ संभव है। अपने देखिए, आज एसआईआर को लेके सभी जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनकी एक बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है, वही बैठक आज थी। तो इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं वो भी आए हुए थे और बाकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। तो इसमें जो मुख्य रूप से इनका एक एप्रीहेंशन था कि बल्क में जो फॉर्म 7 है वो रिसीव करवाए जा रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में जो माननीय भारत निर्वाचन उधम सिंह नगर में किच्छा के पास निर्माणाधीन 280 बेड के एम्स सैटेलाइट अस्पताल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने CPWD के अभियंताओं को श्रमिक और उपकरणों की संख्या बढ़ाकर काम में तेजी लाने तथा 10 सितंबर तक अस्पताल का निर्माण पूरा कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि भवन का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए ताकि सितंबर माह से OPD सेवाएं शुरू हो सकें। जो निरीक्षण हुआ आज मौजूद थे और आज 12 अगस्त को आपके द्वारा सबके सामने, कैमरे के सामने, हमारे जो NCC कंपनी है उनके द्वारा कमिटमेंट दिया गया है कि 10 अगस्त तक ये आउटर फसाड पूरा कर लेंगे। इसके अलावा मेन बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर और 10 सितंबर तक और ग्राउंड फ्लोर और प्लस फर्स्ट फ्लोर। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट 22 वर्षीय युवक का शव लोडर जीप की बॉडी में मिला। शव मिलने से सूचना पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की गई। बताया जा रहा है कि युवक जौनपुर के टक्कारना गांव का निवासी था और सुबह 3 बजे सामान लेने के लिए देहरादून जाता था। गुरुवार को भी वह मसूरी से देहरादून की ओर निकला, लेकिन मैगी पॉइंट के निकट गाड़ी में उसका शव मिला। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। पार्टी ने अपने मोर्चा और प्रकोष्ठों को नई जिम्मेदारियां सौंपते हुए गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी का एनजीओ प्रकोष्ठ अब हर रविवार एक गांव में पहुंचकर युवाओं से सीधा संवाद करेगा। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार के मुताबिक सभी प्रकोष्ठों की कार्य योजना तैयार कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। एनजीओ प्रकोष्ठ ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है कि प्रत्येक रविवार को किसी न किसी गांव में विशेष रूप से युवाओं से संवाद करेंगे और इसी प्रकार से वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे, स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे और समाज जीवन में अपनी भूमिका का निर्वहन उचित।
हरक सिंह रावत ने ईडी की छापेमारी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी को गणेश जोशी व पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के लेखक गांव पर छापा मारना चाहिए। इस पर भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को अब लोग सीरियसली नहीं लेते। हरक सिंह रावत सिर्फ और सिर्फ लाफिंग बुद्धा बनकर रह गए हैं जो अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने देहरादून क्षेत्रीय केंद्र का दौरा किया। अपने पहले दौरे में उन्होंने क्षेत्रीय केंद्र के कामकाज, बुनियादी ढांचे और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा की। कुलपति ने बताया कि साल 1999 में स्थापित देहरादून क्षेत्रीय केंद्र वर्तमान में पूरे उत्तराखंड में 21 स्टडी सेंटर संचालित कर रहा है। वहीं देश विदेश में करीब 40 लाख विद्यार्थी इग्नू से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही हूँ इसका बिल्डिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी जगह में लोकेलिटी में ये मिला है। जैसे आप सब जानते हैं ये पहले आई थिंक 1999 से ये सेंटर बना है और पहले लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ था जब उत्तराखंड हुआ है तो उसमें। और जो कवर कर रहे हैं मैं देख रही हूँ उसमें 21 स्टडी सेंटर्स हैं और स्पेशली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि पूरा उत्तराखंड। देहरादून में डेंगू के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने राहत की खबर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के मुताबिक जिले में अब तक कुल 62 डेंगू पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें 32 मरीज देहरादून के हैं जबकि 30 मामले जिले या दूसरे राज्यों से जुड़े हैं। वर्तमान में जिले में डेंगू के सिर्फ 5 एक्टिव केस हैं। कुछ समय पहले ये संख्या 10 थी। राहत की बात यह है कि 5 मरीज स्वस्थ होकर घर पर लौट चुके हैं और अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत पहले से सामान्य है।